गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम हमारे थ्योरी पक्ष से देख रहे हैं हम शक्ति, सत्ता और वैधता। पिछली कक्षा में हमने शक्ति के बारे में अध्ययन किया। आज हम देखते हैं सत्ता के बारे में, अथॉरिटी के बारे में कि क्या होती है। देखिए, अगर हम प्राचीन और मध्यकालीन राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं में शक्ति की महत्वपूर्ण अवधारणा के बारे में जो पढ़ते हैं, समझते हैं, ये देखते हैं कि जो भी प्राचीन इतिहास में और मध्यकालीन इतिहास में जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। राजा सर्वोच्च होता था और उसमें शक्ति एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में समाहित है। लेकिन वही आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर देखें, आधुनिक लोकतांत्रिक वर्तमान समय में, तो सत्ता की अवधारणा उससे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देती है। वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को देखें तो सत्ता का जो कंसेप्ट है वो पहले से कहीं ज़्यादा और भी हमें इम्पोर्टेंट लगता है और महत्वपूर्ण है। शक्ति प्रत्येक जगह सही नहीं हो सकती। अनेक बार हम शक्ति के भय के कारण मजबूरी में उसे स्वीकार करते हैं। मतलब आप शक्ति के द्वारा आपको लगता है कि नहीं, मैं शक्ति का प्रयोग द्वारा हर समय जो भी काम करूँ वो उपयुक्त है, सही है और कभी गलत नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। कई बार ऐसा होता है कि शक्ति का गलत प्रयोग हो जाता है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि लोग शक्ति के भय के कारण मजबूरी में उसको स्वीकार करते हैं। अगर उनको पता है कि कुछ बोलेंगे तो फिर हमारी जान को खतरा है, इस वजह से भी होता है। इसलिए शक्ति के पीछे दमन छुपा होता है, भय छुपा होता है, डर छुपा होता है। लेकिन बात सत्ता की करें तो सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम और आदेश का ऐसा गुण होती है जिसके कारण उसे सही मानकर स्वेच्छा से उसके निर्देशों का पालन हम सब करते हैं। आई बात समझ में? सत्ता देखो, किसी व्यक्ति, संस्था, कोई एक अकेला कुछ नहीं करता है। व्यक्तियों का समूह है और व्यक्तियों के समूह के द्वारा कुछ नियम निर्धारण होते हैं, नीति नियम निर्धारण होते हैं। फिर उनमें यहाँ पे आदेश का ऐसा गुण होता है जिससे हम उसको सही मानकर उसको हमारी स्वेच्छा से हम उसको स्वीकार करते हैं, उसके निर्देशों का पालन करते हैं, क्योंकि वो गलत नहीं हो सकता है। शक्ति किसी एक व्यक्ति के रूप में, व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। सत्ता में काफ़ी कुछ उसके साथ जुड़े होते हैं, व्यक्ति होते हैं, संस्था होते हैं, फिर उसके द्वारा नियम, निर्देश, कानून सबका पालन होते हुए, और फिर उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई भी होता है जो हमारे व्यक्ति समाज के लिए खिलाफ हो, उसको सही मानकर हमें लगता है कि हमारे लिए सही है, इसी हिसाब से हम उसके निर्देशों का पालन करते हैं। ये सत्ता होती है। जैसे जब हम किसी गुंडे के आदेश की पालन करते हैं तब उसकी आगे का पालन का आधा शक्ति होती है। जैसे कोई गुंडा है, कोई अराजक व्यक्ति है, हम उसके गुंडा का जो पालन कर, मतलब उसके जो आदेश का जो पालन करते हैं वो भय के काम करते हैं, शक्ति के आधार पर करते हैं। जबकि जब हम चौराहे पर यातायात पुलिस के सिपाही के इशारे पर रुकते हैं या चलते हैं तब वह सत्ता का प्रतीक है, क्योंकि हमें लगता है कि हम कानून का पालन कर रहे हैं। क्योंकि किसी यातायात जो सिपाही होता है वो जिस चौराहे पर या जिस जगह खड़ा है, तो जिस प्रकार से वो सिग्नल होते हैं, जिस प्रकार से वो आवाजाही का मार्गदर्शन करता है, तो हमें लगता है कि ये कानूनन होता है, ये सबके लिए हित में है, किसी एक के हित में नहीं है। तो हम उसका बेखौफ पूरी हमारी स्वेच्छा से सब कुछ पालन करते हैं, क्योंकि ये सत्ता का प्रतीक हमें लगता है कि हम लोगों ने हमारे लिए ही इसका निर्माण किया है। लेकिन कोई अगर मवाली व्यक्ति, कोई गुंडा व्यक्ति, कोई अराजक व्यक्ति इस प्रकार करता है तो फिर उनको लगता है कि ये व्यक्ति शक्तिशाली, ये हमारा नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हम उसका करते हैं। तो दोनों में बहुत बड़ा फेर होता है। इस प्रकार शक्ति के साथ जब वैधता जुड़ती है ना, वैधता मतलब एक प्रकार से सभी लोगों की सहमति, तब फिर वो क्या कहलाती है? सत्ता कहलाती है। ठीक है, इसलिए वैध शक्ति ही क्या कहलाती है? सत्ता कहलाती है। बात समझ में आ गया? बास्टेट कहते हैं कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। यानी शक्ति का तभी प्रयोग कर सकते हैं जब उसके पास मतलब काफ़ी
जो जो सत्ता के साथ जब जुड़ जाती है तभी शक्ति का प्रयोग एक प्रकार से करना अनुकूल रहता है। हेनरी फेल भी ये कहते हैं कि सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश पालन करने वाले की शक्ति है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से इन दोनों विचारकों ने इस बात को स्पष्ट किया। अब देखते हैं कि सत्ता पालन के आधार क्या है, क्या बेसिस क्या है इनके, जो इस अथॉरिटी को पालन का या फॉलो करने का जो बेस बताया है। तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि सत्ता के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि व्यक्ति सत्ता का पालन क्यों करते हैं। प्रमुख रूप से सत्ता पालन के कुछ आधार हैं, उसी वजह से हम सब पालन करते हैं। तो पहला है विश्वास। विश्वास का तात्पर्य देखिए, सत्ता पालन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है ये है कि अधीनस्थों का सत्ताधारी के प्रति विश्वास, कि जो भी व्यक्ति समूह संस्था जो भी है और जो भी सत्ताधारी सत्ता का संचालन करते हैं उनके प्रति हम सबका विश्वास है। ये विश्वास जितना गहरा होगा, सत्ताधारी के आदेशों की पालना भी उतनी अच्छी ढंग से सरलता से होगी और इसके लिए उसे शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हम स्वेच्छा से सब कुछ इच्छा से पालन करेंगे, लगेगा हम हमारे हित में। ये हमारा विश्वास, कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए। फिर एकरूपता, विचारों और आदर्शों की एकरूपता भी सत्ता का महत्वपूर्ण आधार होता है और वैचारिक एकरूपता स्वतः ही आज्ञा पालन की स्थिति को पैदा करता है। इसी कारण राज्य व्यवस्था या फिर उदारवाद, समाजवाद जो भी विचारधारा है वो सब इसका सहारा लेती है। अगला है लोकहित। लोक कल्याण भी सत्ता के महत्वपूर्ण आधार है। हम राज्य के अधिकांश कानूनों की पालना केवल दंड शक्ति के दबाव में नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं कि वे लोकहित को बढ़ावा देते हैं। राज्य के जो भी कानून हैं उनका पालन कोई दंड के भय से थोड़ी करते हैं। उनको लगता है कि इस कानून से हमारे इस कानून का पालन करना हमारे हित में है, हमारे लोक कल्याण में है, हमारे लोक हित में है। जैसे टैक्स जमा करवाना है, यातायात नियम का पालन करना है, अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारे नुकसान होगा, इसलिए ये लोक हित में है। अगला है जो आधार है वो दबाव। अनेक बार दबाव और शक्ति का भी सत्ता पालन के लिए प्रयोग करते हैं। प्रत्येक व्यवस्था में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर सत्ता के अन्य आधारों पर कम प्रभाव रहता है, जो दमन और दबाव की भाषा को समझते हैं। इसलिए इन चारों आधारों पर हम सत्ता का पालन करते हैं। अब सत्ता के क्या क्या रूप हो सकते हैं, देखिए मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 रूप बताए जो सर्वमान्य और काफ़ी कुछ प्रसिद्ध हैं। पहला है परंपरागत सत्ता, ठीक है। अब इस सत्ता में क्या होता है, देखिए कि इस सत्ता का आधार जो परंपराएं और इतिहास होती है, इस सत्ता का जो आधार क्या होता है, परंपरा, ट्रेडिशन और हिस्ट्री। इसमें यह माना जाता है कि जो व्यक्ति या वंश परंपरा के अनुसार सत्ता का प्रयोग करता रहा है, सत्ता उसी के पास बनी रहनी चाहिए। मतलब इसमें यह है कि जो सत्ता का उपभोग करता हुआ वंश या कोई व्यक्ति है उस परंपरा के अनुसार ही सत्ता का प्रयोग करता है, सत्ता उसी के पास बनी रहती है। जैसे सिंपल से कि घर में वृद्धजनों की सत्ता परंपरागत सत्ता का उदाहरण है। घर में हमारे जो भी वृद्ध होते हैं, वृद्ध पुरुष होते हैं, माताएं होती हैं, सत्ता उनके पास होती है, घर के निर्णय वो ही लेते हैं मोस्टली। उस प्रकार से ये कहते हैं कि सब कुछ वो परंपरा के तौर पे, जो ट्रेडिशन के तौर पे, एक ऐतिहासिक परंपरा के तौर पे जो बनी होती है वो कहलाती है परंपरागत सत्ता। एक होती है करिश्माई सत्ता, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। यह सत्ता किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों और चमत्कार पर आधारित होती है। मतलब इसमें व्यक्ति के व्यक्तिगत कुछ नेतृत्व कौशल और कुछ ऐसे गुण होते हैं, चमत्कार पर आधारित होती है, जिसमें जनता उस व्यक्ति के इशारों पर सब कुछ बड़ा से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार रहती है और सत्ता के प्रति भावना होती है। जैसे आपको एग्जाम्पल दें कि महात्मा गांधी थे, पंडित नेहरू थे, इंदिरा गांधी थे, अटल बिहारी वाजपेयी है, नरेंद्र मोदी है। इनमें बहुत बड़ा करिश्माई नेतृत्व पाया जाता है, जिनके एक आह्वान पर सब देश खड़ा हो जाता है, उस प्रकार से। फिर तीसरा है कानूनी या तर्कसंगत सत्ता। कानूनी या तर्कसंगत सत्ता कैसे? इसका जो आधार होता है वो पद होता है, व्यक्तित्व नहीं होता है। क्या होता है? पद होता है। उस पद में कानून जो सत्ता में निहित है, उस पद को प्राप्त करने वाला व्यक्ति सत्ता का प्रयोग करता है। जैसे शिक्षक की सत्ता है, कलेक्टर की सत्ता है, प्रधानमंत्री की सत्ता है, ये सब इस प्रकार ये कानूनी सत्ता कहलाती है। यदि कानूनी सत्ता का जो प्रयोग कर रहा है उसका व्यक्तित्व तो चमत्कारिक हो तो वह असीमित सत्ता का प्रयोग कर सकता है। जैसे प्रधानमंत्री में कानून सत्ता समान सत्ता निहित होती है, लेकिन उस पद पर बैठने वाले व्यक्ति के गुणों के आधार पर प्रयोग की सीमा अलग अलग दिखती है। वेबर ने भी स्वीकार किया है कि इनमें से किसी प्रकार की सत्ता शुद्ध रूप से हमें दिखाई कहीं भी नहीं मिलती है। ये व्यक्ति के गुणों पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार के गुणों को धारण करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये मैक्स वेबर की जो अलग अलग 3 प्रकार जो बताए हैं ये समझे। तो इस प्रकार सत्ता के बिना सभ्य समाज की कल्पना बिल्कुल कर ही नहीं सकते, लेकिन प्रत्येक समाज सत्ता के ऊपर कुछ सीमाएं निर्धारित करता है जिससे सत्ता को मनमाना प्रयोग नहीं किया जा सके।
सत्ता का नकारात्मक से प्रयोग नहीं किया जा सके। सत्ता को देश के संवैधानिक कानूनों तथा वहाँ की संस्कृति, मूल्यों, परंपराओं और नैतिक अवधारणाओं का आदि के सापेक्ष रहकर कार्य करना होता, ताकि सत्ता संतुलित बनी रहेगी, तो सत्ता एक दीर्घगामी लंबे काल तक और सब कुछ स्थायी बना रहेगा। ठीक है, तो ये हमने देखा सत्ता। अब इसमें तीसरा जो प्रमुख जो इसका तत्व है वो है वैधता, लेजिटिमेसी। वैधता कहाँ से प्राप्त होती है, इसके संबंध में उसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए वैधता यानी लेजिटिमेसी, ये जो शब्द है ये उत्पत्ति इसकी लैटिन भाषा के लेजिटिमस, जिसका अर्थ होता है लॉफुल या वैधानिक। लॉफुल या वैधानिक, लॉफुल को हिंदी में वैधानिक कहते हैं, इंग्लिश में लॉफुल कहते हैं। मूल रूप से ये लैटिन शब्द था लेजिटिमस, उससे ये शब्द बना है। अब इसका अर्थ क्या होता है? वैधता अर्थात औचित्यपूर्णता, इसका एक बहुत बड़ा लंबा इतिहास रहा है। अब देखिए कि प्लेटो ने न्याय सिद्धांत द्वारा और अरस्तु ने संवैधानिक शासन द्वारा शासक की वैधता को सिद्ध करने का या सुनिश्चित करने का प्रयास किया। प्लेटो जो हमारे राजनीतिक विचारक माने जाते हैं, इन्होंने अपने न्याय सिद्धांत के द्वारा और अरस्तु ने अपने संवैधानिक शासन का जो सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने इस वैधता को सिद्ध करने का प्रयास किया। इससे पूर्व अगर हम भारतीय दर्शन की बात करें तो वहाँ पे हमें कुछ उदाहरण मिलते हैं, जैसे मनु है, मनु के द्वारा रचित मनुस्मृति है, कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र है। इन्होंने राजा और स्वामी को सभी अधिकार कुछ कर्तव्यों के निर्वहन के साथ प्रदान किए हैं। यानी राजा को जो अधिकार दिए हैं तो राजा को अधिकार के साथ कर्तव्य भी दिए हैं कि राजा इन कर्तव्य को पालन करते हुए अधिकारों को उपभोग करेगा। आई बात समझ? अर्थात प्रजा पालन, जन कल्याण के उनके मूल कर्तव्य के रूप में उन्होंने पहचान दी गई है कि आपका जब आप शासक हैं, आप राजा हैं, तो आपको प्रजा के पालन और जन कल्याण का काम किस प्रकार से देखना है, ये उनको कर्तव्य के रूप में स्पष्ट किया है। ठीक है, मध्यकाल में देखें तो राज्य की जो देवी उत्पत्ति के सिद्धांत को राज्य की वैधता का आधार माना गया था कि राज्य की जो वैधता है वो राज्य मतलब एक देवी शक्ति के रूप में। आपको पता है कि मध्यकाल में ऑगस्टाइन, सेंट एक्विनास का जो दौर था उसमें उन्होंने चर्च को राज्य के अधीन माना था। माफ कीजिएगा, राज्य है वो चर्च के अधीन, मतलब चर्च अर्थात पोप जो ईसाई धर्मगुरु होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, वो ईश्वर का प्रतिनिधि है और वो ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते इस भूभाग पर है, उसकी सत्ता सीमित है और जो राजा और राज्य है उस पोप के अधीन है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि देवी सिद्धांत को, देवी उत्पत्ति के सिद्धांत को भी मध्यकाल में राज्य की वैधता का आधार माना था। फिर बाद में धीरे धीरे देखते हैं कि हॉब्स है, लॉक है, रूसो जो सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत है, उन्होंने देवी उत्पत्ति के स्थान पर लोगों की सहमति को राज्य की उत्पत्ति का वैधता का आधार माना। उसमें ये माना कि लोगों ने अपनी प्राकृतिक अवस्था से छुटकारा पाने के लिए एक समझौते के द्वारा राज्य का निर्माण किया। ये हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों कहते हैं। तो इन्होंने फिर क्या बताया कि लोगों ने सहमति से ही राज्य का निर्माण हुआ है, इसको उन्होंने वैधता को बताया। फिर हम आधुनिक लोकतांत्रिक शासन में बात करें कि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता की सहभागिता को राज्य की वैधता का प्रमाण माना गया है। मतलब वर्तमान में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उन देशों में अपन बात करें तो सभी लोगों ने अपने मिलजुल कर सहभागिता के फलस्वरूप राज्य की वैधता को प्रमाण दिया है। वास्तव में वैधता उस कारण की ओर इशारा करते हैं जिन कारणों से हम किसी सत्ता को स्वीकार करते हैं। वैधता मतलब लेजिटिमेसी वो चीज़ होती है जिस वजह से जो बना हुआ है वो क्यों बना हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है, वो ही वैधता कहलाती है। इसका अर्थ है कि उस सहमति से है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को दी जाती है। हमारी अभी जी जैसे ये हमारी 17वीं लोकसभा देश में चल रही है, क्या वैधता प्रदान है? बिल्कुल वैधता प्रदान है, क्योंकि हम सभी भारतीयों ने मिलकर इस सरकार को चुना है। हमने वैधता प्रदान की है 5 साल के लिए, 5 साल तक आप शासन करिए, तो वैधता है क्योंकि हम सभी लोगों के द्वारा उस राजनीतिक व्यवस्था को ये सीट प्रदान की है। यदि किसी राजनीतिक व्यवस्था को लोगों की ऐसी स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तो वह व्यवस्था अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रहती। आप देखिए मतदान, जनमत, संचार के साधन, राष्ट्रवाद आदि ऐसे साधन हैं जिनके माध्यम से वैधता को प्राप्त किया जाता है। जैसे हमारे देश में प्रत्येक 18 वर्ष का प्राप्त व्यक्ति मतदान के द्वारा अपनी सरकार को चुनता है, तो ये क्या है? हमारी वैधता है। ठीक है, तो वैधता ग्रीन, अच्छा ये ग्रीन हमारे राजनीतिक विचारक है, वो वैधता के बारे में क्या कहते हैं कि इच्छा न कि बल राज्य का आधार होता है। हम सबकी इच्छा है, बल के द्वारा थोड़ी कि राज्य को वैधता प्रदान दी जा सकती है। बल से कुछ नहीं होता, बल्कि क्या है? इच्छा है। हम सब ने इच्छा है कि हाँ ये हमारे लिए अच्छा कर सकती है, हम इसको वैधता प्रदान करें। तो वैधता वास्तव में शक्ति और सत्ता के मध्य ऐसी कड़ी है जो कोई भी शासक शक्ति के आधार पर व्यक्ति को बाह्य रूप से निर्दिष्ट कर सकता है।
लेकिन वैधता के आधार पर वे लोगों को हृदय पर शासन कर सकता है। इसके आधार पर वैधता के आधार। इस कारण लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र में अंतर करने के लिए ये तर्क दिया जाता है कि लोकतंत्र का प्रधान लक्षण वैधता है। जब तक वैधता नहीं मिलेगी तो लोकतंत्र का असली रूप नहीं कह सकते हैं उसमें। जबकि अधिनायक तंत्र मुख्यतः शक्ति बल प्रयोग पर आधारित होते हैं, तो वहाँ वैधता की आवश्यकता ही नहीं होती। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को वैधता बनाए रखने के प्रयत्न करने होते हैं, क्योंकि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को इन परिवर्तनों के अनुरूप नहीं बना पाती है तो उसकी वैधता बिल्कुल प्रभावित होती है। प्राचीन काल में राजतंत्रीय व्यवस्था थी, कालांतर में लोकतंत्रीय तत्वों का उदय हुआ। हम सब देख रहे हैं और हम उसमें जी रहे। जिन राजनीतिक व्यवस्थाओं ने अपने आप को लोकतंत्रीय तत्वों के अनुरूप ढाल लिया है, उनकी वैधता बनी रही, और जो ऐसा नहीं कर पाए तो वहाँ क्रांति स्थिति बनी और साम्यवादी व्यवस्था में अपने आप को समानुपाल नहीं बदल सके, तब आज इसकी कोई वैधता बिल्कुल नहीं है। इस तरह नवीन अवस्थाओं में कई बार परंपरागत संस्था और समूह भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में ये पूरी ताकत के साथ नवीन व्यवस्था को चुनौती देते हैं। इसी प्रकार नवीन समूहों की राजनीति में प्रवेश की वैधता को प्रभावित करते हैं। यदि इनके प्रवेश को पुराना वर्ग स्वीकार कर लें तब तो वैधता को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन यदि वे बाधा पैदा करें तब वैधता को बाधा पहुँचती है, उसको नुकसान करती है। इसके अलावा अनेक बार राजनीतिक व्यवस्थाओं से अत्यधिक आकांक्षा भी वैधताओं को प्रभावित करती है। जब राजनीतिक व्यवस्थाएं जन सामान्य की इन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाती हैं, तब लोग उनके खिलाफ क्रांति और तख्तापलट के लिए भी तैयार होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी इस वैधता का वो गलत प्रयोग करे और हमारे अनुकूल नहीं है। जिन आशा और आकांक्षाओं के साथ जिसको चुना था वो बिल्कुल नहीं करें तो फिर आंदोलन होते हैं, क्रांति होती है, यहाँ तक कि उसका तख्तापलट भी कर सकते हैं। अनेक बार आपने देखा कि एशिया अफ्रीकी देशों में तख्तापलट होते रहते हैं। ऐसे में राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को एक नवीन व्यवस्था के अनुरूप ढालकर परंपराओं की रक्षा कर व्यक्तिगत गुणों का आधार पर वैधता के संकट का सामना करने का प्रयास करती हैं, ताकि इस प्रकार की कोई समस्या पैदा न हो और सुस्थिर सरकार लोकतंत्र बना रहे, ये जरूरी देखा जाता है उसमें। इस तरह शक्ति, सत्ता, वैधता हमने तीनों को देखा कि तीनों ही अवधारणा एक दूसरे से निकट रूप से, घनिष्ठ रूप से और पूर्व दृष्टि से जुड़ी हुई है। शक्ति के बिना समाज में शांति, व्यवस्था, न्याय, खुशहाली की स्थापना नहीं की जा सकती, परंतु शक्ति की भूमिका सबसे ज़्यादा वहाँ प्रभावशाली सिद्ध होती है जहाँ केवल बल प्रयोग का साधन नहीं रह जाती, बल्कि वैधता के साथ जोड़कर सत्ता का रूप धारण करती है। और वैधता समाज से मिलती है और समाज से ही इसको वैधता प्रदान करती है। समाज में व्यवस्था कायम रखने के लिए वैधता, शक्ति एक दूसरे की पूर्व भूमिका निभाती है। यदि हम शक्ति की तुलना नंगी तलवार से करें तो सत्ता अपने आप को म्यान में ढकी हुई तलवार है, जो जरूरत पड़ने पर बाहर निकाली जाती है। आप समझिए कि जैसे अपन समझें कि शक्ति वो नंगी तलवार है, तो वे जो सत्ता होती है वो म्यान में ढकी हुई तलवार है, ठीक है, जो जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकल जाती है। वास्तव में जब शासक की शक्ति सत्ता का रूप धारण कर लेती है तो वह अधिकार बन जाती है, क्योंकि सत्ता वैधता से जुड़ी होती है, इसलिए नागरिकों के लिए आगे पालन उनका कर्तव्य बन जाता है। समझ सकते हैं, वैधता समाज से मिलती है और जो समाज से वैधता प्राप्त करके जो जनप्रतिनिधि हैं, जो समूह हैं, जो व्यक्ति हैं, जो कानून द्वारा निर्धारित करके जब उनको जरूरत लगे कि ये हम हमारी जनता के हितों के प्रतिकूल है, तब फिर वो उसका शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये सब कुछ जो शक्ति, सत्ता, वैधता है, ये तीनों का परस्पर तालमेल, समन्वय बना रहे, तभी हम इसको असली रूप से और एक सही शासन व्यवस्था दे पाते हैं। तो ये हमारे राजनीति विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट जिसके बारे में हमने अध्ययन किया, शक्ति, सत्ता और वैधता, ठीक है, जो तीनों ही दृष्टि से अपने आप में एक महत्वपूर्ण और एक कंसेप्ट अवधारणा के रूप में, जिसको समझे बिना हम आगे की जो भी हमारे कंसेप्ट है उसमें थोड़ी सी मुश्किल रहती है, इसलिए हमने इसको स्पष्ट किया और तीनों के परस्पर पूरक और आपस में संबंध के बारे में भी स्पष्ट किया।